हाय गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन के बारे में, उसका फिनोमेना क्या होता है, क्यों होता है। आज हम रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ते हैं। हमने उसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। एक्सपेरिमेंट में कुछ हमने कंक्लूजन देखा था, निकाले थे, वो भी हमने देखा। तो वो सारी चीजें, फैक्ट्स जो हमने देखे, आज हम पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो इसको स्नेल ने दिया था। तो हमारे पास दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के। और लॉज क्या क्या हैं कि इंसिडेंट रे, जैसे ये हमारा सरफेस है, इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पर, और ये इस पर खींचा गया नॉर्मल है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है। और इसको जाना चाहिए था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। मान लीजिए ये यहां चला गया, ये डेंसर टू रेरर, रेरर टू डेंसर जा रहा है, सपोज कर लो। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो ये रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर हैं, सेम प्लेन पर। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये तीनों हमारे एक ही प्लेन में रहते हैं। ठीक, दूसरा क्या बताया उन्होंने? दूसरा उन्होंने ये बताया था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये है R और ये है I। तो उन्होंने हमें यह बताया था कि साइन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू साइन R। यानी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, भी इंक्रीज होगा। तो उन्होंने ये बताया कि इसी को हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहां लग जाता है म्यू, और इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, 1 2। तो सेकेंड लॉ हमें यह बताता है कि रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। जैसे जिधर से लाइट आ रही है वो फर्स्ट मीडियम है, और जिसमें लाइट एंटर करेगी वो सेकेंड मीडियम है। तो जैसे यहां पर ये लाइट, मान लीजिए ये एयर है, ये मीडियम है हमारा एयर, और ये है हमारा ग्लास। तो एयर से लाइट आती है ऐसे, और किसमें गई, किसमें गई, ग्लास में गई। तो एयर से लाइट एंटर कर रही है ग्लास में, तो यहां पर 1 2 को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। यानी यहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। लेकिन अगर यही चीज हम रिवर्स कर दें, मतलब लाइट ग्लास से एयर में जाए, तब हम उसी को कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास। ठीक है, तो यहां पर हम पहले उसका नाम लिखते हैं जिसमें लाइट जिसमें से आ रही है, फिर दोबारा उसका नाम लिखते हैं जिसमें लाइट इंटर कर रही है। तो जिसमें से आती है तो उसको हम फर्स्ट मीडियम मानते हैं, जिसमें इंटर करती है उसको सेकंड मीडियम मानते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका दोनों लॉज। तो दोनों लॉज समझ में आ गए। पहला फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। फिर हमने ये देखा कि इंसिडेंस एंगल का साइन और रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका कुछ बुक में एन से शायद लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का 1 2 भी लिखते हैं और 1 2 ऐसे साथ में भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये पहले जो नाम लिखा होता है, जिस मीडियम में से लाइट आ रही है पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर जिसमें जा रही है उसका लिखते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जाती है उसका निकलता है, जिसमें से आई है।
ठीक है। जैसे यहां पर एयर से ग्लास में गई है तो यहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसके, एयर के रेस्पेक्ट में। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा लॉज। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कॉज। ये रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो स्पीड है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफर होती है। जैसे मान लीजिए अभी एक आदमी को रोड पे दौड़ाया जाए, फिर थोड़ी दूर बाद उसके रास्ते में पानी बिछा मतलब डाल दिया जाए, ठीक है। यानी उसको नदी में से दौड़कर जाना हो, फिर उसी को मान लीजिए शहद में से दौड़कर जाना हो, फिर उसी को रेत में से दौड़कर जाना हो, ठीक है। तो अगर आप एक आदमी को ऐसे दौड़ाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में, तो आप देखते हैं कि उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसी तरह से लाइट की स्पीड भी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होती है। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि आप हाईवे रोड पर चलते हैं और आप मार्केट में चलते हैं, तो दोनों जगह पर अगर आप देखते हैं तो आपकी जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। हाईवे पे आपकी स्पीड कुछ ज्यादा होती है और मार्केट में आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो जो कॉज है हमारा वो क्या है, वो कॉज हमारा स्पीड ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो इस पर मैटर करता है। यहाँ वेलोसिटी से मतलब हमारा मैग्नीट्यूड से था, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। तो स्पीड जो होती है लाइट की वो हमें इस फिनोमेना को शो करती है। चलो इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आप एक पत्थर ऐसे नचा रहे हैं, आपने रस्सी में एक पत्थर को बांधा और आप उसको नचाना शुरू किए, ठीक है। शायद मेरे पास है कुछ, चलिए ये देखिए हम इसको ऐसे नचा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी स्पीड स्लो कर देता हूं तो जो भी पत्थर आपका यहां बंधा होगा वो कहां पर आकर लड़ेगा, वो सेंटर की ओर झुकेगा, ठीक है। वो तुरंत क्या होगा, सेंटर की ओर फॉल होने लगेगा। किधर गिरेगा, सेंटर की ओर। लेकिन सोचो अगर हम बहुत तेज नचाने लगे, बहुत तेज, आपने धागे में बांध रखा है रस्सी को, सॉरी पत्थर को, और आप बहुत तेजी से आप उसको नचा रहे हैं, तो क्या होता है, पत्थर रस्सी को तोड़कर बाहर चला जाता है। यानी जब स्पीड आपकी स्लो होती है तो वो सेंटर की ओर आता है, और अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो बाहर की ओर चला जाता है। इसी तरह से हमारे रिफ्रैक्शन में जब हमारा लाइट रेरर टू डेंसर जाता है, तो रेरर टू डेंसर जा रहा है, और डेंसर मतलब कौन, मार्केट, और रेरर मतलब हाईवे। तो डेंसर जब आप मार्केट में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। यानी जब हमारा एक मीडियम है, मान लीजिए ये ग्लास है, और ग्लास क्या होता है एयर के रेस्पेक्ट में, डेंसर है। ग्लास क्या है, डेंसर है। तो यहां पर ये एक नॉर्मल है, यहां पर एक लाइट इंसिडेंट होती है, ये एक लाइट यहां स्ट्राइक की, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे चली गई, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एयर से ग्लास में जा रही है, तो एयर हमारा क्या है, रेरर, और ग्लास हमारा क्या है, डेंसर। ग्लास हमारा डेंसर है। तो यहां पर स्पीड ज्यादा होगी या यहां स्पीड ज्यादा होगी, चलो एयर में स्पीड v1 है और इसमें स्पीड v2 है, तो बताओ स्पीड कहां की ज्यादा होगी, v1। v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा। क्यों, क्योंकि एयर क्या है, रेरर है, और ग्लास क्या है, डेंसर, और डेंसर में स्पीड हमेशा क्या होती है, स्लो होती है। तो जब स्पीड स्लो करते थे तो वो किधर गिरती थी, सेंटर की ओर, और इसका सेंटर हम मान लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो अगर स्पीड इसकी स्लो हो गई तो ये किधर गिर जाएगा, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ना, जो हम लोगों ने 3 फाइट्स देखे थे एक्सपेरिमेंटल, तो जो एक्सपेरिमेंटल फाइट देखा था हम लोगों ने, वो यही देखा था कि जब डेंसर में जाती है तो बेंड टू वर्ड नॉर्मल होती है, और अगर डेंसर टू रेरर जाती है तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ठीक है। तो यहां पर स्पीड स्लो होने की वजह से ये किधर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर। इसी तरह से अगर यही लाइट फिर आकर के स्ट्राइक करे यहां पर ऐसे, तो यहां पर हम एक दूसरा नॉर्मल खींचेंगे, तो अब इसको ऐसे जाना चाहिए था एकदम,
लेकिन ये अब ऐसे जाएगी, ठीक है, ये ऐसे, तो ये नॉर्मल से दूर हट गई। तो क्यों? क्योंकि हम देखते हैं यहां पर v2 और यहां पर वेलोसिटी फिर से क्या हो जाती है, v1। तो v1 इज ग्रेटर देन v2, देयरफॉर द रिफ्लेक्टेड रे इज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रेज होता है वो हमेशा नॉर्मल से क्या होता है, दूर हट जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्पीड। हाई स्पीड होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो वो नॉर्मल से दूर हटेगा, और अगर स्पीड कम होगी तो वो नॉर्मल के पास आएगा, ठीक है। और ऐसा कब होगा, जब रेयर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल के पास आएगा, यानी स्पीड लो होती है, और जब डेंसर टू रेयर जाता है तो स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए वो नॉर्मल से दूर हट जाता है, ठीक। तो ये हो गए हमारे कॉज किसके, रिफ्रैक्शन के। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिव होते हैं। तो रिफ्रैक्शन में देखिए हमारे लाइट के पास कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारे लाइट के पास क्या क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है, और वेवलेंथ होता है। लाइट के पास क्या क्या होती है, स्पीड और फ्रीक्वेंसी और होता है क्या कहते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। तो इन तीनों पर रिफ्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है, तो कुछ चीजें तो आप समझ गए होंगे। स्पीड, तो स्पीड पर इफेक्ट पड़ता है रिफ्लेक्शन का कि नहीं पड़ता है, पड़ता है। अगर लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अगर डेंसर टू रेयर जाती है तो स्पीड इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सोर्स में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, चेंज मीडियम में हो रहा है भाई, सोर्स हमारा वहां रखा हुआ है, मीडियम में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, रिफ्रैक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर सोर्स में हम चेंजिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, अदरवाइज नहीं बदलेगी। यहां पर हमारा मान लीजिए कोई सोर्स था जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा था, तो यहां से वो 1 सेकंड में 10 लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 सेकंड में 10 लाइट ही ये प्रोड्यूस करेगा। ये लाइट्स वेव बढ़ते जा रहे थे, यहां पर ग्लास मिल गया, ग्लास में एंटर करे तो यहां पर स्पीड स्लो हो गई, तो यहां पर हमारे जो लाइट्स वेव होंगे ये पास हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन ये तो 1 सेकंड में अगर 10 जनरेट कर रहा था तो 1 सेकंड में 10 ही जनरेट करेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए रिफ्रैक्शन का फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा अगर हम देखें तो हमें मिलता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इफेक्टिव होती है, आंसर है यस, वेवलेंथ इफेक्टिव होती है, ठीक है। वेवलेंथ कैसे इफेक्टिव होती है इसको देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए पैदल चल रहे हैं, ठीक है, और आप रेरल में हैं, मतलब आपके पास स्पेस ज्यादा है, तो जब आप पैदल चलते हैं तो आपके स्टेप जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। लेकिन जब आप बहुत भीड़ में होते हैं तब भी क्या आपकी स्टेप ज्यादा होती है? नहीं होती है। आपकी स्पीड क्या होती है? आपके स्टेप भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो स्टेप यहां पर अगर छोटा होगा, जैसे हमने पढ़ा है एक रिलेशन F इजकल टू V अपॉन लैम्डा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो उसी एवरेज में हमारा लैम्डा भी बढ़ना चाहिए, वरना F की वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अगर स्पीड कम करेंगे तो उसी एवरेज में लैम्डा भी कम हो जाएगी, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। मान लीजिए आपकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? 10 हर्ट्ज है, ठीक है। तो देखिए
इसमें अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए कि 100 था, आपकी वेलोसिटी 100 थी, तो इस समय लैम्डा कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। ठीक है, तभी इनका रेशियो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 हर्ट्ज, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब सोचो कि अगर मैं इसको बढ़ा के 1000 कर देता हूं तो लैम्डा अगर नहीं चेंज हुआ, सपोज कर लो लैम्डा अगर नहीं चेंज हुआ, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जबकि हमें इनका रेशियो कितना मिलना चाहिए, 100 हर्ट्ज नहीं, 10 हर्ट्ज हमेशा मिलना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो ही नहीं सकती है। तो यहां पर ये वेवलेंथ बढ़कर अपने आप कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इनका रेशियो फिर से हमें 10 हर्ट्ज मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये घट के 50 हो जाता है, स्पीड घट के 50 हो जाती है, तो हमारा वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्पीड अगर 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो वेवलेंथ हमारा 5 मीटर हो जाता है, तभी तो हमें फिर 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती है, तो इस एवज में अगर हम देखें तो वेलोसिटी को जब इंक्रीज करते हैं तो लैम्डा भी इंक्रीज हो जाता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो लैम्डा भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब जैसे आपको कहीं जल्दी चलना है, जल्दी जाना है, तो अब बड़ा बड़ा कदम लेते हुए जाते हैं, और अगर आपको ज्यादा आराम से चलते जाते हैं, या इसको ऐसे समझिए कि जहां भीड़ होती है, ठीक है, बहुत रश है, तो वहां आप छोटे छोटे स्टेप लेते हुए चलते हैं। जैसे आप लाइन फॉर्म कर रहे हैं, लाइन में चल रहे हैं, या किसी भी तरह से कहीं आप भीड़ में हैं, तो देखिए आप भीड़ के साथ धीरे धीरे खिसकते हैं, जाम में आप कहीं फंस जाते हैं, बाइक चलाते हैं धीरे 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 निकलते हैं, पैदल होते हैं तो भी आपका स्टेप छोटा होता है। इसी तरह से जब आप हाईवे पे होते हैं यानी रेरर मीडियम में, तो आपकी जो स्टेप होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं। तो रेरर मीडियम में वेवलेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी, और डेंसर में यानी लाइट अगर रेरर टू डेंसर जाती है तो वेवलेंथ कम हो जाता है, और अगर डेंसर टू रेरर जाती है तो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, रेरर टू डेंसर, ठीक है, हमारी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, और अगर डेंसर टू रेरर है तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। तो हमने ये देखा कि हमारा रिफ्रैक्शन हमारे तीन फैक्ट्स को देखा कि इफेक्टिव करता है कि नहीं। तो उनमें से हमने ये देखा कि लाइट की तीन कैरेक्टरिस्टिक जो थी हमारे पास, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये हमारे लाइट के पास होती है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक। तो इनकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा स्पीड इफेक्टिव होती है, वेवलेंथ इफेक्टिव होता है, और फ्रीक्वेंसी इफेक्टेड नहीं होता है। स्पीड डेंसर में जाकर के कम हो जाती है, रेरर में बढ़ जाती है, वेवलेंथ सेम डेंसर में जाकर कम हो जाता है और रेरर में बढ़ जाता है। ठीक, तो ये हो गया आज के हमारे टॉपिक्स। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग आगे रिलेशन फाइंड करेंगे कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।